धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा कुछ खबरों से आपको कराते हैं विशेष रूप से रूबरू, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ कहा जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो वोट चोर है। तो कहीं ऐसा ना हो जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया था कि चौकीदार चोर है, अब केंचुआ को चोर बता रहे हैं। उल्टा ना पड़ जाए इन पर, हारते ही ना चले जाएं, क्योंकि अब जो पूरा सिस्टम है वहां पर संघी तो घुस ही चुके हैं सर। इनका हारना ना हारना से इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होगा कि चुनाव आयोग आज निष्पक्ष है कि नहीं है, और वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, वोट की चोरी हो ना हो, प्रजातंत्र का जो आधार था भारत में, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में नहीं वोटों की हेराफेरी होती थी, लेकिन अब जिस ढंग से वोट किसी को भी डाले और विजित किसी को भी घोषित किया जा रहा है, उसकी बात अभी भी राहुल गांधी नहीं कर रहे। यह कर रहे हैं कि हम जब चुनाव आयोग के पास गए, खासकर बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हम कर रहे थे, यानी एसआईआर जो कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने हमें बिल्कुल हमारे साथ सहयोग नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने अंदरूनी खोज की बिहार में और अन्य जगहों में, और पाया 6 महीने के खोज के बाद से कि बिल्कुल खुलेआम रूप से धांधली हो रहा है। चुनाव आयोग चोरों की वोटों की चोरी कर रहा है, और यह ओपन एंड शट प्रूफ है, प्रोजेक्ट है, यानी खुला भी हुआ और बंद है, इससे आगे ढूंढने की जरूरत नहीं, सारा कुछ उसी में है। और कहते हैं कि यह एटम बॉम्ब है जो हमने ढूंढा है, और इसकी शुरुआत कहते हैं कि 2024 में गुजरात में तथा मध्य प्रदेश में हो गया था। और हाल फिलहाल में जो 2024 पिछले वर्ष महाराष्ट्र के विधानसभा में चुनाव हुआ था, उसमें कहते हैं कुछ चुनाव के दौरान इन्होंने पाया है कि लोकसभा के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए, जो अधिकांश वोट बीजेपी के खाते में चली गया। और ये बात इन्होंने कहा, इसमें अभी जो सेशन चल रहा है उसी के दौरान लोकसभा में एनुअल लीगल कॉन्क्लेव चल रहा था। मेरा जो भी हो, हमने इसका विस्तार, ठीक है, मेरा सवाल ये, हम इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहते, सीधा मुद्दे पे रहना चाहते हैं। क्या आप पब्लिक डोमेन में ऐसी चर्चा लाकर, ऐसी बातों को लाकर वाकई में जनता को अवेयर कर पाएंगे, या बीजेपी ने जो पुड़िया पकड़ा दी, आरएसएस ने जो पुड़िया पकड़ा दी है, उसे पी के लोग इतने मस्त हैं कि मोदी के अलावा, आरएसएस के अलावा, और जो इन्होंने आजकल पूरा अपना एक एजेंडा लॉन्च कर रखा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ईवीएम पीवीएम तो सब बहाना है। देखिए, दोनों बातें कुछ हद तक सही है। विपक्ष की कोशिश की जनता को अवेयर कर रहा है, वो हो रहा है। वामपंथी दल भी पूरे खुलेआम रूप से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, क्योंकि वह प्रूफ दिखाने में असमर्थ है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यह बकवास की बात है, राहुल गांधी कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है। दूसरी बात, जहां तक घुट्टी पिला दी है, तो उसके जो भी हैं मैक्सिमम मान लीजिए कहते हैं कि 30% या अधिक से अधिक 35% के आसपास है, वह लोग समझते हैं कि भाई चुनाव जो है सो कि अच्छी तरीके से हो रहा है। और यदि ना भी हो रहा है तो वो खुश है, क्योंकि वह जो चाहते हैं कि भारत महान बन रहा है और जो हम भारत की आगे की दिशा में चल रहे हैं वो कार्रवाई हो रहा है, इससे वह चिंतित कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। असल मुद्दा यह है कि हम वोट किसी को दें, जीत कोई भी रहा है, घोषणा किसी और को किया जा रहा है, किसी और को विजिट किया जा रहा है, और उस चीज को विपक्ष खासकर वामपंथी दल लाने में समर्थ नहीं है। अभी भी उसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के द्वारा वह तथाकथित रूप से प्रजातंत्र को वापस लाना चाह रहे हैं, और वह खुद ब खुद ही धोखा नहीं खा रहे हैं, बल्कि जनता को ही धोखा में डाल रहे हैं। जी, जो लग रहा था कि नायडू की बैसाखी के सहारे, नीतीश की बैसाखी के सहारे चलने वाली ये लंगड़ी सरकार उतनी अकड़ मकड़ में नहीं रहेगी, लेकिन देखिए ना, पूरा विपक्ष आता था कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर आकर संसद में बोले, उन्होंने कहा मैं नहीं आता, जाओ भाई, तुम्हारे पे जो है उखाड़ लो। मसला वही है।
मसला वही, इन्हें पता है कि केवल इलेक्शन कमीशन ही नहीं, पूरा का पूरा प्रशासन, पुलिस और जो भी सीक्रेट एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई, एनआईए वगैरह, सब इनके हाथ में है। कुछ हो जाए तो सेना भी इनके हाथ में है। सेना के अध्यक्ष और जो भी है, जो टॉप मोस्ट लीडर है, वही बात कर रहे हैं। धर्म और जाति के पूरे जितने अधिकांश लीडर उसी में चले गए हैं। तो दक्षिणपंथी विपक्ष जो है सो छोटा मोटा खोलने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस आगे बढ़ के और धर्म का नारा देके वह बीजेपी के आधार को खोखला करेंगे। आम जनता और पूरे प्रशासन ने, पूरे स्टेट ने कहे, पूरे जितना मैंने कहा प्रशासन, न्यायालय वगैरह, स्टेट कहते हैं, वह सारा के सारा बीजेपी के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। अब बिल्कुल दिल्ली गया, अगली बार हो सकता है पंजाब जाए, ना भी जाए। तो बिल्कुल ऐसी हालत में बिना मास मूवमेंट के, बिल्कुल बिना सवज्ञा, मतलब जो एक साथ साथ शांतिपूर्ण उसका विरोध, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, मास डिसोबीडियंस के या कोई और भी तरीका के, हम इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। जी। सच्ची बात आपने कही है। अगर व्यवस्था बदलना इतना आसान होता तो राज्यसभा में सीआईएसएफ को ना घुसा दिया जाता सांसदों को जी। रोकने के लिए। तो क्या बचा बाकी लोगों के, हम लोगों के लिए? सोचिएगा। खैर, कोलंबिया के राष्ट्रपति है, काहे 12 साल की सजा हो गई इनको सर? ये कोलंबिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति, 12 साल की जिनको सजा मिली है, ये 2002 से 2010 तक एक बड़े ही महत्वपूर्ण और ताकतवर राष्ट्रपति थे। जी। इनकी दक्षिणपंथी जो जनता थी इनको सहयोग करती थी। अमेरिका भी इनको बहुत पसंद करता था। हम्म। अमेरिका के मदद से इन्होंने कोलंबिया में वामपंथी गुरिल्ला जो थे, हालांकि उनका रास्ता गलत था, मैं भी मानता हूं, लेकिन उनके खिलाफ इन्होंने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया और तथाकथित रूप से ड्रग का भी जो व्यापार चलता था उसके खिलाफ उसको हराया। लेकिन अभी जो लेफ्टिस्ट तथाकथित रूप से है, पूरी लेफ्ट नहीं है, जो भी सरकार है, इनके खिलाफ एक कार्रवाई की और 2018 से ही चल रहा है। खोजबीन में देखा गया कि इन्होंने जानबूझ के मरवाया है वैसे लोगों को जो वामपंथी थे लेकिन कहीं से भी हिंसा में शामिल नहीं हम्म। थे। और उसका जो भी खोज के दौरान भी इन्होंने किया है कि जितना भी सबूत था उसको मिटाने की कोशिश की है और उसमें इनको पाया है कि सही में है। इसके लिए इन्हें 12 वर्ष की सजा दी है। हालांकि इनके समर्थक अभी भी इनको महान मानते हैं, लेकिन अमेरिका का काम हो गया है, नए चुकी लीडर आ गए, इसलिए अमेरिका अभी तक चुपचाप है। हो सकता है बाद में हंगामा मचाए। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो बड़ा अपडेट है वो ये कि ईरान के राष्ट्रपति 2 दिन के लिए पाकिस्तान में। जी हाँ, इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। आज 2 दिन का है, आज और कल होगा उनका। एक तारीख को पहुंचे, यानी आज अंतिम दिन है, माफ कीजिएगा, 1 और 2 तारीख को। और इसमें पूरा इस्लामाबाद में इनके जो रिलीजियस लीडर हैं, खामेनेई, इनके राष्ट्रपति, उनका फोटो छाया हुआ है, ईरान का झंडा छाया हुआ है। बहुत जबरदस्त वेलकम किया जा रहा है। मतलब ऐसा नाउम्मीद तो नहीं था, लेकिन इतना वेलकम होने का मुझे उम्मीद नहीं था। एक साधारण सी चीजें होती, लेकिन किया जा रहा है। और इन दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार क्या सोचती। ईरान का तो अपना रास्ता सही है, पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस को मदद करना है, जो कि अब तकरीबन खत्म हो रहा है। खुद के ऊपर अब उनके सार्वभौमिकता के ऊपर प्रश्न है कि वह यूरेनियम का संवर्धन कर सकेंगे कि नहीं शांतिपूर्वक ढंग से। क्या उनको झुकना पड़ेगा? क्या मिसाइल का जो प्रयोग कर रहे थे, वो बना रहे थे, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या उसमें भी उनको झुकना पड़ेगा? तेल के ऊपर जो भी बंधन है, हालांकि अब छोटा मोटा रूप से खुल रहा है। जहां तक चाइना है खुलेआम इनके साथ संबंध कर रहा है, बेलारसिया है, रशिया तो कर ही है। भारत अलग हट गया है, ब्रिक्स के मेंबर होने के बावजूद भारत इनसे अब तेल नहीं ले रहा है, शायद रशिया से भी ना ले, ऐसा खबर आ रहा है। तो भारत को छोड़ दे, तो उस हालात में पाकिस्तान और जो दूसरे हैं एससीओ जो है, उसके साथ यहां पर पाकिस्तान और ईरान का, चीन के साथ और अन्य एससीओ मेंबर और अन्य ब्रिक्स मेंबर के साथ किस तरह का ध्रुवीकरण होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। जी। मुझे लगता है यहाँ बात हमें ज्यादा पाकिस्तान पे करनी चाहिए। पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। पहले तो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, जब हमारी उससे लड़ाई हुई चाइना ने अपने वेपन यूज कराए, सैटेलाइट यूज कराया, सब कुछ। और उसके बाद अमेरिका का जो ट्रम्प है वो उनको कंधे पर बैठा के घूम रहा है। भारत के मुकाबले कह रहा है कि एक दिन ये आएगा तुम्हें पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, बांग्लादेश पे कम टैरिफ लगा रहा है। तो पाकिस्तान के करीब क्या इसीलिए ज्यादा जा रहा है ईरान?
पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टैरिफ था उसमें भी घटा दिया, काफी घटा दिया, और पूरे इस एरिया में जैसे आपने कहा पाकिस्तान के ऊपर मिनिमम टैरिफ है। और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बिना कुछ कहे हुए, अंदर में बात हुआ होगा, जो डिजिटल टैरिफ था, डिजिटल जो बिजनेस है उसके ऊपर भी 5-6% अमेरिका के खिलाफ उसने कम कर दिया। यानी अमेरिका चीन के साथ बड़ा जबरदस्त हो रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग है, आज कैप्टन प्रवीण की बात नहीं करूंगा, इंटरेस्टिंग ये है कि वैसे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, मेजर जनरल हैं, एयरफोर्स वाले कम है लेकिन है, नेवी वाले हैं, आजकल पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का जो रियल है, रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जिसको हेनरी किसिंजर भी बार बार कहते हैं कि जो भी दुश्मनी दोस्ती हो कर दो, लेकिन जो हमारी जरूरत है देश के हिसाब से, उसके हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी रखो। और जहां मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिक रहा हूं, काफी समय से रहा, उसमें नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। उस हालात में मैं भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से, दोनों हाथ क्या चारों हाथ यदि होते तो उसमें भी लड्डू है, और वहां पे पाकिस्तान सफल हो रहा है। और इसका दो कारण है, एक तो चीन से उसके साथ नजदीकी, अमेरिका के साथ भी जो कुछ हो रहा है। अब अमेरिका चीन के साथ कैसे बनेगी वो बाद में आने वाले समय में देखेंगे। और दूसरा कारण है कि खुद के अंदर में जो डोमेस्टिक कंडीशन है, जहां वो विपक्ष को, इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दबाने में सफल रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं से अमेरिका और चीन दोनों उसको साथ दे रहे हैं, असच लेकिन दे रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हुक्मरान है उनकी बड़ी खुशी मिल रही है और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक, आप उसे कह रहे हैं कि हो सकता है चीन और पाकिस्तान को अहमियत दें, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए तैयार हूं, जैसे चाहे अपने खिलौने के तौर पे मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए उस पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई जा रही है। लेकिन एक जजमेंट वहां की अदालत देती है सर, 2023 का 9 मई को लेके, और जो वहां के नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं उमर अयूब पीटीआई की तरफ से, उन समय 4 सांसद और बहुत सारे लोगों को सालों की सजा सुना देती है। तो इस मोर्चे पर भी जो लग रहा था कि पीटीआई ट्रंप के बनने के बाद बच जाएगी, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, उसमें भी पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें भी वहां की सत्ता कामयाब हो रही है। जी हाँ, मैंने संक्षिप्त वही कहा था कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो स्थिति है, और जिसके बावजूद भी पाकिस्तान की ये प्रेजेंट गवर्नमेंट टिकी हुई है। हालांकि उसने विपक्ष के नेता को और दूसरे कई एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 108 अन्य सदस्यों को 8 से 10 साल की सजा थमा दी है। इतना भारी संख्या में कभी नहीं हो रहा था। विपक्ष कह रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वैसे ही जैसे यहाँ के विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि भाई चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, और वह लंबे समय तक 8-10 साल तक टिका देगा। 50-60 हमारे अभी भी जो चुनाव हुए पिछले बार में, जो बीजेपी के सदस्यों को जिता दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और 5 साल के बाद से सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वो बेकार हो गया, इनफ्रक्चुअस हो गया। वही हालत वहां भी होने वाला है। और इसलिए पाकिस्तान की ये जो फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी एक दूसरे से मिलता हुआ, जहां उसको वर्ल्ड बैंक से लोन भी मिल रहा है, उसको रशिया से भी 5-6 बिलियन का वो एड मिला है, बेलारसिया से मिल रहा है, यूक्रेन नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, यूक्रेन को आम सबमिशन दे रहा था, अमेरिका और चीन से मिल रहा है। तो सही मायने में कहें तो उसके दोनों हाथ में लड्डू है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का, और यहाँ आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि ट्रंप ने 2-2 परमाणु पनडुब्बी ले जाकर तैनात करवा दिए रूस के आसपास। ये एक दबाव बनाने की कोशिश है, सनक है, या जो ट्रंप कह रहे हैं वही सही है कि जो रूस का पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद हमने एक कदम उठाया, मतलब बता रहे हैं कि हम मजबूरी में कर रहे हैं ऐसा। देखिए, इसके पहले इंग्लैंड में उसका न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वह उन्होंने वह पोजीशन कर दिया है, जहां तहां यूरोप के भी कई देशों में है, खुलेआम छुप के किया हुआ है। ये न्यूक्लियर सबमरीन एक तो न्यूक्लियर पावर्ड है। मुझे पहले डाउट था कि केवल न्यूक्लियर पावर मतलब कोई डीजल से चलता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कोई न्यूक्लियर पावर से चल रहा है। इसका मतलब नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन इसमें है, इसमें जो है सो 50-60 इनका आईसीबीएम्स है, जो हाइपरसोनिक स्पीड से है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब इसमें है ऐसा लगता है, और अज्ञात जगहों पर छुपे हुए हैं। और ये जो कर रहे हैं ये भारी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। मेदवेदेव को कहते हैं कि वो फेल्ड राष्ट्रपति। जब मेदवेदेव राष्ट्रपति थे उस समय नेतान्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में नेतान्याहू जब राष्ट्रपति बने तो मेदवेदेव उनके प्राइम मिनिस्टर थे। कहां से आ गए सर रूस में? सॉरी, नेतान्याहू, पुतिन की बात कर रहा हूं, पुतिन और
मेदवेदेव, माफ कीजिएगा, इसको आप मतलब यूं समझें कि पुतिन और मेदवेदेव, जब एक राष्ट्रपति था दूसरा प्रधानमंत्री था, फिर बाद में वही जब राष्ट्रपति बना तो ये प्रधानमंत्री बन गए, और अब अभी जो है सो उनके वो डिप्टी सिक्योरिटी चीफ बने हुए। और इन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और इसके यह भी देख लीजिए कि इनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि रशिया के पास जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उतने सफिशिएंट नहीं है कि अमेरिका से लड़े तो जीत सके, इसलिए उनको मजबूरी में कम से कम वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब दोनों के बीच में होगी तो टैक्टिकल यानी छोटा वाला, यानी फील्ड का जो है मारा तो मान लेते हैं कि दिल्ली का एक हिस्सा गया, वो नहीं इस्तेमाल होगा। होगा तो पूरे के पूरे होगा। और यह जो अपने आप को कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पीस है वर्ल्ड के, दुनिया भर के शांति के प्रेसिडेंट बनाने के, ये कदम उठा के ये भड़का रहे हैं। हालांकि इस पे मेदवेदेव का यह रिएक्शन था कि जो कर रहे हैं इससे मुझे लगता है कि वो काफी नर्वस है, इस तरह की एक्शन कर रहा है। और यह बहुत ही मतलब कहें तो एक पूरे विश्व युद्ध की तरफ फिर से हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हैं। भले इनकी जनता तालियां बजा रही हो, बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा। जेलेंस्की कह रहे हैं 3 बच्चों समेत 31 लोग मार दिए, रूस पर और पाबंदी लगा दो। उधर जो है ट्रंप ने अपनी पनडुब्बियां भेज दी हैं। उधर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इनकी तो इतनी औकात नहीं, इनके पास वो हथियार ही नहीं है। लेकिन इस सबके बीच पुतिन और उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब कहीं गायब हैं। जो हर बार कहते थे कि एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस कर दिया तो ये कर देंगे, वो अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनकी रणनीति के बारे में क्या जानकारी आ रही है सर? देखिए, अंदर अंदर क्या पक रहा है कहना मुश्किल है। आश्चर्य यह है कि टेलीग्राम या दूसरे चैनल में जो बड़े बड़े भी लोग इनके थे या जो इनके आइडियोलॉग थे, विचारक थे, वो आज से 2 वर्ष पहले ही से कह रहे थे कि हमारे पास यदि दांत है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, केवल दिखाने से नहीं होगा। लेकिन अभी बिल्कुल खामोशी है, तो अंदर अंदर कुछ पक रहा है ऐसा लग रहा है, मैं मैक्सिमम कह सकता हूं। क्योंकि पुतिन, खासकर जो इनके विदेश मंत्री, काफी हर चीजों पर बड़े ही मतलब संयम से, धैर्य से बोलते हैं। लावरोव की बात कर रहा हूं। और मेदवेदेव जो बोल रहे हैं उनके भी बोलने में थोड़ा सा अंतर आया है। पहले जैसा जो भी उठपटांग नहीं बोल रहे हैं, वह सही बात बोल रहे हैं, तो कुछ न कुछ पक रहा है, देखते हैं। हालांकि अभी रूस जो है अभी 400 यार पर बाखमुत कब्जा करने को, उसके पश्चिम में 400 यार पर कब्जा कर गए हैं और क्रामाटोस की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी पूरे के पूरे जो डॉनबास या डोनेस्क का एरिया था उसका जो हिस्सा था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे से और उत्तर पूर्व में तो बढ़ ही रहे, हर जगह बढ़ रहे हैं। तो जीत का वह कारण है जिसे कारण रुके हुए। हालांकि कितने $1 बिलियन का फिर से नया इन्होंने ट्रंप ने अलाउ कर दिया है, कितना और आर्म्स अम्यूनिशन जाएगा। पूरे के पूरे उसी रूप में आ चुके हैं जैसे पहले बाइडेन थे। कोई भी अंतर नहीं पड़ा, हर जगह से वो कर रहे हैं जैसे मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं। तो चीजें उभरने वाली है, लेकिन वक्त लग रहा है। कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा कहना मुश्किल है। या हो सकता है अंदर अंदर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शांति का कुछ पकौड़ा पकड़ा है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जी, जो आपने आखिर में कहा ना, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जनता को भी लग रहा है, रूस की जनता को भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है ये भिड़ंत जारी रखवाना चाहते हैं, जिसमें पूरा यूरोप शामिल है, रूस का डर दिखा के। खैर, अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो बड़ा अपडेट मुझे लगता है आज एक ही है। यूरोप में स्लोवेनिया ने ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते कहा जा रहा है कि वो पहला देश बन गया जिसने इजराइल के हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ में अब फिनलैंड भी आ गया, जो कह रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की तरह, कनाडा की तरह वो भी जो है फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगा। जोसेफ बोरेल हैं, जो पूर्व विदेश नीति के प्रमुख रह चुके हैं यूरोपीय यूनियन में, वो आर्टिकल लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल जो कुछ कर रहा है गाजा में, उन युद्ध अपराधों में यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, क्योंकि उसने कोई कदम नहीं उठाया। तीनों चीजों को जोड़कर अगर हम देखें यूरोप के मद्देनजर और गाजा के घटनाक्रम को, तो आप क्या कहेंगे सर? जोसेफ बोरेल ने जो कहा मैंने पूरा पढ़ा नहीं, आप ही से सुन रहा हूं। तो जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं बोले, मेरा तो सवाल यही होगा। लेकिन जहां तक स्लोवेनिया की बात है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक साहस भरा कदम है। यूरोपियन यूनियन और उसके अंदर से होने के बावजूद भी इन लोगों ने इस तरह का कदम लिया। और उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दे रहा है, एक भूखमरी का वो स्थिति बना रहा है, और जो ही सप्लाई लाइन है, जहां तक कि एक बी लाइन मतलब जो मधुमक्खियों के साथ लाइन लगा रहता है, ये पैलेस्टीनियन बेचारे भूखे नंगे वहां जा रहे हैं, उन पर आक्रमण करके उनको मार रहा है। यानी पूरे के पूरे जनसंहार हो रहा है।
इसलिए हर तरह का हम प्रतिबंध लगाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ और भी देश सामने आए, जैसे आपने नाम लिया है, इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। युद्ध के आज 666 दिन हो गए और अभी तक ये लोग इंतजार कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। जिस दिशा में आगे बढ़ रहे उस दिशा में क्यों नहीं बढ़े। और जहां तक अमेरिका की बात है, उनके जो विटकॉफ आ रहे हैं इसराइल में दो घटना, एक तो विटकॉफ आ रहे हैं और ट्रंप का कहना है कि मुख्य रूप से ह्यूमैनिटेरियन एड पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तुम बात क्या करोगे, ये मजाक बना रहे हो। और इटली जैसे देश जो है फिर कहते हैं कि ऊपर से छतरी से खाना गिराएंगे। कुछ दिन पहले पता नहीं किस और देश ने गिराया था। ये सब मतलब तुम एक बिल्कुल बेहुदा उसे वाला गिराने के हरकत कर। चक्कर में उन लोगों को मार भी देते हैं, बेचारे वो मर भी जाते जी हैं, उनके बिल्कुल, ऊपर गिरा देते हैं। बिल्कुल वो तमाशा कर रहे हो। और इस बीच में जो अच्छी घटना घटी है, तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पे आए हैं। जी। अभी तक वो लोग, मुख्य उनका मांग था कि जो जुडिशरी रिफॉर्म है उसके खिलाफ, नेतान्याहू तुम इस्तीफा दो क्योंकि तुम एक धूर्त और भ्रष्ट आदमी हो। हमारे जो पकड़े गए हैं कैदी, जो हमास के अंदर है, उनको वापस लाओ। इस बार उन्होंने मांग की है कि जो काम चल रहा है गाजा में, वो जनसंहार है, वो बंद करो। बिल्कुल। इजरायली को इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया, वह यह लोग कर रहे हैं। आम लोग और कर यह रहे हैं। बहुत ये प्रशंसनीय। बहुत जी प्रशंसनीय कदम है, आपने सही कहा। अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का। और ट्रंप महान ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो क्या हम अमेरिका से तेल लेने जा रहे हैं अब? इन्होंने इतना ही नहीं कहा, बल्कि यह भी कहा कि ऐसा मैंने सुना है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं। ट्रंप को जो मर्जी है बोलते हैं, लेकिन एक तरह से कहें तो धमकी देते हैं। लेकिन उनके बात में मतलब कहें तो पूरी सच्चाई भले ही ना हो। हमारे विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह निर्भर करता है कि बाजार में किस तरफ करवट ले रहा है, यानी क्रूड ऑयल वहां सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वहां क्वालिटी क्या है। तो अभी तक जो तुम ले रहे थे तेल 3 साल से सस्ते दर में, मैं कहूंगा कि अभी तक तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक ये संबंध कहां से आ गया, ये प्रश्न कहां से उठ गया। साथ साथ अभी कह रहे हैं कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से करें। तो ये अचानक ये सब सवाल कहां से आ गया जो तुम कर रहे हो। लॉजिस्टिक प्राइस, क्रूड ऑयल का जो क्वालिटी उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो ट्रंप ने कहा वो बिल्कुल हवा में नहीं कहा है, कहीं ना कहीं से उसमें दम है। और झुक रहे हैं, पूरे ब्रिक्स को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति है उसको और भी धरातल में लेके जा रहे हैं और हम अपनी सॉवरेंटी और भी खो रहे हैं। और ये कहना बीजेपी और उसके समर्थकों का कि जो राहुल गांधी या विपक्ष जो प्रश्न उठा रहा है वह भारत सरकार के खिलाफ है, देशद्रोह, जी नहीं, वह बिल्कुल सही प्रश्न उठा रहे हैं कि तुम झुक रहे हो और तुम जो है सो कायरो की तरफ काम कर रहे हो। और यहां तक कि यहां का जो बुर्जुआ वर्ग था वह भी झुक गया है, जो सस्ते दर में तेल ले रहा था। भाई अभी तक लिए ट्रंप कर रहा है क्योंकि उसका 25% का जो टैरिफ है दूसरा चीज है। और अंदर की बहुत चीजें उसको मालूम है जो इजराइल और अमेरिका है, जो कि तुमने उससे शेयर किया है बिना आम जनता को बताए हुए, उसको एक्सपोज करेगा। वह ब्लैकमेल कर रहा है इंडियन बुर्जुआ क्लास, इंडियन स्टेट को, इंडियन गवर्नमेंट को। जी क्या उन्हीं तमाम चीजों को, जहां आप कह रहे हैं कि इन्होंने पहले उनको घुसा दिया, उनके हाथों में दे दिया, और अब उसी के दम पे बोल रहे हैं, ये दावा है ट्रंप का कि भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, राहुल गांधी भी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उसमें दम है या बस हवा हवाई है वो सब चीजें? देखिए, जो डेड कर रहे हैं तो उनको यह भी मालूम है, हमें पता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि जो जीडीपी बढ़ने का दावा किया जा रहा है उसमें गड़बड़ है, उसमें धांधली है, वो चीज है नहीं। वह झूठ बुलाया गया है। 2 गुना भले ही ना किया गया, 1.5 गुना जरूर किया गया है। यानी 6% आप दिखा रहे हैं तो 4 से अधिक नहीं है, क्योंकि 2014 में आते ही आपने जीडीपी बदलने का जो कायाकल्प किया था, बिल्कुल आधार बदल दिया था। उसके बाद से जीडीपी पहले वाला नहीं किया। यदि पहले वाले उस आधार पर करते तो 6%, मान लेते हैं कांग्रेस के जमाने था 9% होता, और तुम्हारा जो 8% है वो घट के 5 या 6% होता। वह तुम नहीं दिखा रहे हो। इस बात का मतलब आधार है, झूठ नहीं है। और ये यदि एक्सपोज करता है, अमेरिकी सत्ता यदि पूरे के पूरे आ जाती है, क्योंकि इन्होंने अंदर अंदर लड़ाइयां लड़ी है। अब इन लोग जो है ना ट्रंप का नाम ले रहे हैं, ना ट्रंप दोस्त का नाम दे रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे जाए, जो टूल किट है उसमें काफी कंफ्यूजन है। पहले बड़ा क्लियर था, ट्रंप महान था, पूजा कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब ना ट्रंप को लोग गाली दे रहे हैं, उसी तरह जैसे कि सांप के मुंह में यदि छुछुंदर जाए तो भूखा भी छोड़ नहीं सकता है, लेकिन इतना दुर्गंध बदबू आके खा भी नहीं सकता है, चूहा को तो नहीं छोड़ेगा। तो वो स्थिति हो गई है।
आने वाले समय में लगेगा कि अब ये भाजपा की जो नीति है क्या हो रही है। वैसे मैं इतना ही बताऊं कि आरएसएस के चीफ ने, जी। मोहन भागवत ने जो कहा कि 75 वर्ष के बाद इस्तीफा दे दे, वो हवा में नहीं कहा है। उन्हें भी इस चीज की भनक मिल रही है कि भाई जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत भयानक गड़बड़ी आ गई है, आधार खोखला हो चुका है। जी। हिंदी में एक शब्द है सर, किंग कर्तव्य विमूढ़। लगता है पूरी जी। सरकार जी। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, ना कुछ सोच पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है। लेकिन मीडिया जरूर जो है वो अपने काम पे लगा हुआ है, क्योंकि उसको छू कर दिया है, और छू करते ही जो आपके घर में पालतू होता है वो कैसे दौड़ने लग जाता है किसी के पीछे, हल्ला मचाने लग जाता है मोहल्ले में जाकर, छत पे चढ़ के, वो साफ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।